नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफर जिंदगी का, कैसे शख्सियत बनती है। एक छोटे से गांव से निकल के और सत्ता के शीर्ष पर, न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर कैसे पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि सफलता के पीछे बड़े पद की जरूरत होती है और बहुत जिस तरीके का लोगों का मानना है कि हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का यह है कि सफलता संघर्ष से मिलती है। सफलता के लिए शिद्दत के साथ मेहनत करना होती है। इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, आवश्यक है, लेकिन अगर मेहनत आपने की है और लक्ष्य को पाने के लिए आपने पूरी तत्परता दिखाई है तो सफलता आपके कदम चूमती है। देश भर में अपने न्यायप्रियता पर जो नाम रोशन कर चुके हैं और हम सबकी प्रेरणा बन चुके हैं, ऐसे शख्सियत जो मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन हैं और आप राजस्थान हाई कोर्ट में और मणिपुर में रहे हैं, वहां पर आप चीफ जस्टिस के पद पर रहे हैं। और ऐसे पद पर रहने के साथ यदि आपने इस तरह का प्रयास किया है, कोशिश की है आपने कि हम न्याय दे सकें। अभी तक हमने सुना था जिस तरीके की बातें की जाती थी कि न्याय व्यवस्था के साथ जो लोगों की कुरीतियां, धारणाएं बनी हुई हैं, उसको सर ने न्याय लेने के लिए हमारे पास नहीं आएंगे, न्याय देने हम आपके पास आएंगे। आयोग आपके द्वार पहुंचता है। ये जो प्रयास किए हैं ये देश भर में चर्चा का विषय है। हम ऐसी ही शख्सियत जिनका हम रूबरू कराएंगे कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से आगे बढ़े और वहां से देश की शीर्ष अदालत तक पहुंचे। ऐसे शख्स श्री NK जैन साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को आपके संघर्ष की कहानी शुरुआत से लेकर और शिखर तक पहुंचने का सिलसिलेवार यदि आप बताएंगे तो हमारे दर्शक प्रेरणा ले सकेंगे आपसे। देखिए, मैं राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम निवाई है जी, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था 1954 में जी। उसके बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को जो गवर्नमेंट स्कूल है जी, वहाँ पर एडमिट करवाया जी। और वहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने 1969 में 10वीं क्लास की परीक्षा पास की जी। उस समय कोई पब्लिक स्कूल वगैरह वहाँ पर नहीं था। तो मैंने जब 1969, मतलब मैं आज बात कर रहा हूँ लगभग 50 साल पुरानी, तो उस समय चूँकि कोई पब्लिक स्कूल नहीं था, वहीं से मेरे को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल, मिडिल से हाई स्कूल, और उस समय पूरा कोई इंग्लिश मीडियम वाला कोई स्कूल वहाँ पर नहीं था। हमने 6ठी क्लास से ABCD चालू की जी। तो वहाँ 69 में मैंने जब पास किया, उसके बाद में फिर मेरी पढ़ाई करने की इच्छा थी। तो मैंने पिताजी वगैरह को, हमारे ग्रैंड मदर वगैरह जो थी उनको कहा, तो कहा कि भाई अब तो निवाई से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, क्योंकि उसमें 10+2 वाला सिस्टम आया नहीं था। तो 10+2 नहीं होकर के हायर सेकेंडरी होती थी, हायर सेकेंडरी के बाद में ग्रेजुएशन होती थी। तो मैं फिर टोंक गया, टोंक हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में फिर वहीं पर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही मैंने एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन मैंने 1973 के अंदर पास की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी स्कूल और ग्रेजुएशन मैंने हिंदी मीडियम से पास की, लेकिन इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट होता था जिसमें पास करना जरूरी होता था। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूर हमने उस समय सीख ली थी और पास भी की हुई थी। लेकिन उस समय से मेरा जब सफ़र चालू हुआ तो 73 में जब मैं ग्रेजुएशन में अपियर हो चुका था, लास्ट फाइनल ईयर में, तो मेरे दिमाग में 2 ही ऑप्शन थे। एक तो मेरे मामा जी उस समय वहाँ पर टोंक में सेल टैक्स, इनकम टैक्स की वकालत करते थे। चूँकि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की, तो कॉमर्स के अंदर एक सर्टिफिकेट लेकर के ही और प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, वकालत चालू कर सकते हैं, जिसमें असेसिंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी तक अपियर हो सकते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में अपियर नहीं हो पाते। तो हमने सोचा था कि मामा जी को रिक्वेस्ट करके उनके साथ वकालत चालू कर देंगे और अपने निवाई के अंदर वो कर लेंगे। दूसरा मेरा ये था कि उस समय बैंक सर्विस अच्छी मानते थे और हमारे निवाई के अंदर हमारे एक मकान में एक राजस्थान बैंक के कैशियर हमारे किराएदार थे। तो वो उनकी बड़ी अच्छी नौकरी थी, तो हम उससे भी इम्प्रेस थे
तो मैंने कहा चलो बैंक सर्विस करेंगे। तो दो ही ऑप्शन थे कि बैंक सर्विस करूंगा या सेल टैक्स इनकम टैक्स की प्रैक्टिस ग्रेजुएशन के बाद में चालू कर दूंगा। ज़्यादा एलएलबी के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन 73 में जब मैंने एग्ज़ाम दे लिया, उसी समय जून के अंदर मेरे मौसा जी जस्टिस सौभाग्यमल जी जैन, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, सीनियर एडवोकेट थे, वो वहाँ पर टोंक आए। उनका वहाँ ससुराल था, मेरा ननियाल था। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र अब क्या करेगा? मैंने कहा जी अब मामा जी के साथ या तो वकालत करूँगा और या फिर है ना मैं बैंक की सर्विस का कंपटीशन दूंगा। कहा जी नहीं तू अभी है ना तेरे को एलएलबी करनी है और तेरे को वकालत करनी है। मैंने जी एलएलबी हमारे यहाँ टोंक में तो है नहीं। तो मैंने कहा कहाँ, जयपुर जाऊँगा, कैसे करूँगा? कहा जी नहीं जयपुर नहीं, तेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी है, तू मेरे साथ दिल्ली चल। मैंने कहा दिल्ली साहब इतना खर्चा घर के वालों की बस की बात भी नहीं है और मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, अभी 19 साल की उम्र हुई है कुल मिला के। तो कहे नहीं, वो क्या गवर्नमेंट एडवोकेट थे, राजस्थान गवर्नमेंट के एडवोकेट एंड रिकॉर्ड थे। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे ऑफिस के अंदर एक एलडीसी कम स्टेनो की पोस्ट आई है और वो मेरी रिकमेंडेशन पे ही भरी जाएगी। तो यदि तू चाहे तो तेरे को तेरा खर्चा देखो उससे मिल जाएगा और वहाँ तेरा एडमिशन मैं इवनिंग लॉ सेंटर में करवा दूंगा। तो दिन में तू काम करना, रात को तू पढ़ाई करना। मैंने कहा चलो ये भी, मैंने घर निभाई आकर के बात की घर वालों से। तो कि भाई ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि मेरे को आगे प्रोग्रेस करने का, उन्नति करने का मेरे को एक चांस मिल गया तो फिर मैंने, मेरे दिमाग में जम गई तो फिर मैं उनके कहे अनुसार मैं जून के अंदर ही दिल्ली पहुंच गया। अब वहाँ पर क्या था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के आया तो वहाँ पर एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून थी। 30 जून तक हमारा राजस्थान बोर्ड का इसका राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आने की वजह से वहाँ लास्ट डेट निकल गई, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। एनी हाउ वहाँ जाकर के 22 जुलाई को जाकर के हमारा रिजल्ट आया। तब फिर मैंने वहाँ पर अप्लाई किया तो डेट निकल चुकी थी, इसलिए मेरा 73 के अंदर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने हमारे मौसा जी को कहा, मैंने कहा साहब क्या होगा? कि जब कोई बात नहीं, जब तक तेरा यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मेरी एप्लीकेशन लेकर के उन्होंने वहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी और मेरा 1 जुलाई 1973 से एलडीसी कम स्टेनो की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो गया। उन्होंने कहा आप तो टाइपिंग चालू कर दे, थोड़ा स्टेनो सीख ले और हिंदी मीडियम से आया है तो इंग्लिश का कोर्स चालू कर दे। वो उन्होंने मेरे को सब गाइड किया। वहाँ कैनाट प्लेस में 12 खंबा रोड पे एक इंग्लिश सिखाने का इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट से जाता था। तो वो मैंने इंग्लिश चालू की, वहाँ पर इंग्लिश पेपर पढ़ना चालू किया और वहाँ पर माहौल ही ऐसा था इंग्लिश का ही, वहाँ कोई हिंदी बोलता ही नहीं था। तो वो प्रैक्टिस में इतना आ गया। साथ में मैं शाम को लाजपत नगर में टाइपिंग के इंस्टीट्यूशन में टाइपिंग सीखने जाता था, स्टेनोग्राफी भी सीखना चालू किया। कुल मिलाकर के ये है कि मैंने उसी 19 साल की उम्र के अंदर जब मेरा फिर एडमिशन नहीं हुआ तो मैंने ये 3-4 चीज़ें मैंने उस समय 73-74 में मैंने चालू की और मेरे को 2-3 महीने के अंदर तो बहुत अच्छी टाइपिंग आ गई, स्टेनोग्राफी 2-3 महीने में अच्छी आ गई। उनका पर्पज भी सॉल्व हो गया, मेरे को अपॉइंटमेंट भी मिल गया, मेरे को नौकरी में पैसे मिलने लग गए। मतलब मेरे को एलएलबी करने में कोई खर्चा किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 74 में फिर मैंने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 ब्रांच है वहाँ पर। दिन में तो वहाँ एलएलबी यूनिवर्सिटी कैंपस में है और 2 जो इवनिंग लॉ सेंटर है, एक तो इवनिंग लॉ सेंटर 2 लाख वहाँ पर है और एक है वहाँ पर कैनाट प्लेस के अंदर। चूँकि मैं ग्रीन पार्क में रह रहा था और वो नीति बाग में रहते थे, उसमें चूँकि रिंग रोड से जाकर के सीधा डीटीएस की बस जाती थी, तो वहाँ पर हमने इवनिंग लॉ सेंटर 2 लाख में हमने एडमिशन ले लिया। तो मेरी जो रूटीन की लाइफ थी, सुबह 6 बजे उठना, 8 बजे तैयार होकर के नीति बाग उनके पास पहुंचना, उनकी गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट जाना, दिन भर काम करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे केसेस को देखना, उनके जितने गवर्नमेंट के केसेस आते थे उनको पेश करना, लगवाना, उनका रिजल्ट पर पता करना, इंस्ट्रक्शंस आने पर उनको लेटर देना, ऑफिसर इंचार्ज को बुलाना, गवर्नमेंट से टच में रहना। पूरी उनकी गाइडेंस मेरे को मिलती रही, मेरे को सिखाते रहे और मैं पूरा वहाँ जाकर के उस समय
जस्टिस एन रे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, उनकी पूरी कोर्ट अटेंड करता था। सारे जजेस की कोर्ट मैंने उस समय 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में मैंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट रूल्स वगैरह मेरे को पूरा सब ज़बानी याद हो गए थे। 74 में मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं 10 से 5 तक, 5:30 तक वहाँ काम करता। वहाँ से सीधा सुप्रीम कोर्ट से सीधा मैं 2 लाख हुआ जाता था। DTC की बस का मैंने पास बनवा लिया था, 30 रुपये में 1 महीने का पास बन जाता था। पास बनने पर वहाँ जा कर के कॉलेज के अंदर, और 6 से 9 का कॉलेज था। 9:30 बजे ग्रीन पार्क आकर के वहाँ एक ढाबे के अंदर अपना खाना खाता था। उस समय मेरिट था भी नहीं, बैचलर था। और उसके बाद में 10-11 बजे तक पढ़ाई करके 11 साढ़े 11 बजे सोना। तो ये मेरा रूटीन वहाँ का बन गया था। अब बनने के बाद में चलता रहा ये, लेकिन मेरे को मेहनत कैसे करते हैं वो वहाँ देखने को मिली। जब तक मैं निवाई में था, टोंक में था, मेरे को इस मेहनत का पता नहीं था। वहाँ पर कभी मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि हमारे घर में माहौल नहीं था। वहाँ दोस्त भी हमारे सब ज़्यादा जैन थे, रिश्तेदार सब जैन थे। वहाँ पर आज की तरह उस समय माहौल भी नहीं था कि कोई बर्थडे पार्टियाँ हो रही है, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो रही है। तो जहाँ भी जाते थे दिन में खाते थे। दिल्ली में वहाँ दिन में कहीं खाना ही नहीं मिलता था शाम को ढाबे पे। तो मैंने वहाँ पर, लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ थी। और मैंने भी सोच रखा था कि मेरे को LLB करनी है और प्रैक्टिस करनी है, तो चालू किया। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी प्रकार से मेहनत करते करते उन्होंने मेरे को वहाँ रहते ही मेरे को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस समय पेपर बुक होती थी केस लॉ की, उन्होंने मेरे को केस तैयार करने के लिए, उन्होंने जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तभी उन्होंने मेरे को कहा इसके केस की ब्रीफ बनाओ। उन्होंने 1 केस 2 केस का समझा दिया कि यहाँ से क्रिमिनल केस में ये डेट ऑफ ऑकरेंस, फिर है ना डेट ऑफ FIR, और फिर नेम्स ऑफ द एक्यूज्ड, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, अंडर सेक्शन वॉट IPC और दूसरा सेक्शन वगैरह उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर उसके फैक्ट्स ब्रीफ के अंदर, वो फिर उसके ग्राउंड्स। तो वो मैं रोजाना का रोजाना 1 दिन में 2 दिन में 1-1 केस तैयार करके देते। तो वो मेरी मेहनत से वो भी बड़े खुश थे, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आया, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। फिर तो गवर्नमेंट से किसी केस की इंस्ट्रक्शंस आती थी, राजस्थान गवर्नमेंट से। पहले उन्होंने मेरे को 2-4 बार बता दिया था, इस प्रकार के लेटर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैंने खुद ने अपनी ड्राफ्टिंग चालू इंग्लिश में कर दी, जबकि मेरा इंग्लिश का कोई ज़्यादा बैकग्राउंड था नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया और मेरे में लगन थी और मेरे को सीखना था, तो वो सब चीज़ें एक्चुअल में वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है। तो फिर मैंने वो करके उनको दे के जाता, तो वो कहे अभी मेरे को तो पता ही नहीं इंस्ट्रक्शंस आ गए और तुमने लेटर तैयार कर लिया। मैंने कहा जी ये सब आपने बताया हुआ है, तो आपकी गाइडेंस के हिसाब से कहा जी नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसी प्रकार से करेगा तो एक दिन बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। मैंने जी ये सब आपका आशीर्वाद है, वरना मैंने दिल्ली के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक साथ लो, हिंदी ग्रेजुएशन, हिंदी में ग्रेजुएशन, और यहाँ कंपलसरी लो इंग्लिश मीडियम, और फिर अब यहाँ तो केस लो भी इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इंग्लिश में, यहाँ आने वाले सब इंग्लिश में बात करें, लेटर्स वगैरह कोरेस्पोंडेंस वगैरह हिंदी का नाम ही नहीं था। तो वो मैंने साहब इतनी 1 साल तक जो मैंने मेहनत पहले की थी टाइपिंग करने की, उसकी स्टेनोग्राफी की, और इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जो मैंने ज्वाइन किया, उसका मेरे को फ्रीक्वेंटली मेरा स्पीच वगैरह मतलब स्पीकिंग पावर वगैरह भी आगे वहाँ पर वही सिखाते थे। तो वो भी जब मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट में सुनता था, और वहाँ जाकर के मैंने अपने इंग्लिश कोर्स में अपने टीचर के सामने बोला कि माय लर्नेड फ्रेंड हैज सेड लाइक दिस, तो वो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज वो जानते थे कि इस प्रकार से कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा था, कोई स्टूडेंट नहीं बोल रहा था कि आप तो बड़े सबमिसिव होकर के बड़े पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर अच्छी तरह बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं रोजाना यही देखता हूँ वहाँ पर बैठ करके, करे नहीं आओ। वहाँ पर साहब हमने 1 साल 2 साल 3 साल हमने पूरा पास किया, और पास करने के बाद में 77 में मैंने 3 साल के अंदर मैंने अपने वहाँ से लॉ की डिग्री ले ली। डिग्री मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिल गई। ये मेरे लिए बहुत फक्र वाली बात थी, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि टोंक से ग्रेजुएशन करके, निवाई से हायर सेकेंडरी करके, और एक साथ वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री में मैं ले लूँगा। कर ये मेरे को उनकी गाइडेंस मिली, और आज वो नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनको जब भी याद करता हूँ उनका चेहरा मेरे सामने आता है। वैसे मेरे रिलेटिव भी थे, गाइड भी थे, और
आज जो कुछ क्रेडिट जाती है दिल्ली का LLB पास करने का, मैं सब उन्हीं को देता हूँ। साथ में जो मेरे मौसी जी थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, और जो उनके लड़के सुशील कुमार जी थे वो भी एडवोकेट थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने सब गाइड किया, सब मेरे को कोऑपरेट किया। कुछ दिन मैं उन्हीं के यहाँ रहा, बाद में फिर मैंने किराए का मकान लेकर के अलग लेना चालू कर दिया था। सुबह अपना नाश्ता वगैरह मैं अपना तैयार कर लेता था, बाद में लंच वगैरह वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और डिनर अपना ग्रीन पार्क में आकर के किसी होटल में मैं ले लेता था। तो ये मेरी वहाँ की कहानी रही। अब कहानी 77 में पास जब हम हो गए, हमको डिग्री मिल गई, तो हमने कहा उनसे, हमारे मौसा जी से, देखो मेरे को पर्पज मेरा लॉ करने का, वकालत का था। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन तू यहाँ दिल्ली में वकालत कर। मैंने कहा जी दिल्ली में अभी मेरे यहाँ कोई फीडिंग एरिया नहीं है, वहाँ जयपुर जाऊँगा। और उस समय क्या था कि 1977 में 31 जनवरी को राजस्थान में जो हाई कोर्ट थी, बेंच थी, वो वहाँ पर आ गई थी जयपुर के अंदर। पहले केवल जोधपुर में सिंगल हाई कोर्ट थी, प्रिंसिपल सीट वही थी, आज भी प्रिंसिपल सीट वही है। तो मैंने कहा अब वहाँ पर बेंच आ गई, और बेंच होने के साथ साथ मैंने कहा वहाँ वकालत चालू करूँगा। टोंक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ एक भी वकील नहीं है, तो मेरे को वहाँ के पूरा फीडिंग एरिया मेरा टोंक रहेगा, और मेरे को प्रोग्रेस करने में ठीक रहेगी। खैर उन्होंने, चूँकि वो उनका मैं सारा काम कर रहा था, प्राइवेट भी सरकारी भी, तो वो शुरू में तो उनको भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मेरा काम कौन संभालेगा, कैसे करेगा। कर नहीं आ, उन्होंने कहा, मैंने देखो आप लेके इसी वायदे से आए थे कि यार तू LLB वहीं से करना, और ये तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा खर्चा सारा निकल गया, आपने मेरी नौकरी लगा दी, और नौकरी रहते हुए मैंने पढ़ाई कर ली। अब मेरा पर्पज है वो मेरा वकालत करने का और आगे बढ़ने का है। कर नहीं आऊँ, फिर अल्टीमेटली मैंने उनको राजी किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली, तैयार किया। फिर मैंने वहाँ त्यागपत्र उनको दे करके, और 1 अप्रैल 1978 को मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। वहाँ आकर के मैंने राजस्थान बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाया। 28 मई 78 को मेरा एनरोलमेंट हो गया, और उसी समय फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस जयपुर हाई कोर्ट के अंदर, जो राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच है हाई कोर्ट की, वहाँ मैंने चालू की। अब चूँकि नए वकील को केस वर्क की ज़रूरत पड़ती है, कमाई की ज़रूरत पड़ रही है। दिल्ली में पैसों की मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सर्विस से पैसे आ रहे थे, हर महीने पैसा जमा हो रहा था अकाउंट में, इंक्रीमेंट भी मिल रहे थे। अब यहाँ पर मेरे को चूँकि जमाना था, लेकिन मेरे को चूँकि करना था, तो मैं क्या करता था कि शुक्रवार की शाम को जयपुर से रवाना होकर के मैं निवाई पहुँचता था, और जयपुर और टोंक के बीच में निवाई पड़ता है, और वहाँ जाकर के मैं रात को रुकता था घर पे, और शनिवार को सुबह वहाँ पर पहुँच जाता था टोंक में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, और वहाँ पर जाकर के सारे वकीलों को मिलता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। कई वकील मेरे को जानते थे, परिवार के हिसाब से जानते थे, और चूंकि मैंने ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी वहीं से की थी, और परिचय भी था, कुछ रिश्तेदार भी थे, तो वो लोग जानते थे, सब इम्प्रेस भी थे, यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आया है। मैंने भाई अब देखो हाई कोर्ट का कोई वकील नहीं है, आप लोग मेरे को फीड करोगे तो एक टोंक का नाम रहेगा। उन लोगों ने मेरे को बहुत फीड किया। तो शनिवार को मेरे को वो केस मैं वहाँ से लेता था, 1 केस 2 केस 3 केस शुरू में मिलना मेरे को चालू हुए। शनिवार की शाम को जयपुर निवाई वापस आकर रुकता था, और निवाई के वहाँ आने के बाद संडे को सुबह में जयपुर रवाना हो जाता था। बस में ही जाते थे, बस में ही आते थे। उस समय हमारे पास कोई व्हीकल भी उस समय नहीं था। तो संडे को फिर मैं सुबह से लेकर शाम तक 1 केस हो 2 केस हो 3 केस हो, उनकी ड्राफ्टिंग करता था, स्टेनो को टाइपिस्ट को बुला करके, और सारा का सारे केस तैयारी करके, और मंडे को सुबह ही हाई कोर्ट में जाता, सारे केसेस को पेश करता। उस समय इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग भी नहीं थी, इतने ज़्यादा केसेस का बोझ भी नहीं था, तो केसेस पेश करने पर चाहे जिस दिन लगवा भी लेते थे। तो अब जमानत का केस हुआ, स्टे का केस हुआ, वो तो तुरंत लगाना पड़ता था। तो उस समय तो चूँकि हम जूनियर थे, कोई मुंशिया क्लर्क में हमारे पास नहीं था, खुद ही पेश करते, खुद ही रजिस्ट्री में जाते, खुद ही डेट लेते, लगवाते, कोर्ट के सामने अपियर होते। मेरे को याद है जस्टिस रामजीलाल गुप्ता के सामने मेरा फर्स्ट अपीयरेंस राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में हुई थी, और फर्स्ट केस में उन्होंने मेरे को सिविल रिवीजन के अंदर नोटिस जारी करते हुए इंटरिम स्टे भी दिया था। तो मैं मंडे से फ्राइडे के बीच में जो केसेस ऑर्डर लेता था, वो मैं फ्राइडे तक इकट्ठा करके वापस वही रूटीन
निभाई जाकर के सोना शुक्रवार को, शनिवार को ले जाकर के उन वकील साहब को जाकर के ऑर्डर पकड़ाना। तो सर्विस एट होम टोंक वालों को एतराज आया कि यार हमको जयपुर भी नहीं जाना पड़ता, खर्चा भी बच जाता है, क्लाइंट को भी नहीं ले जाना पड़ता है, वकील साहब खुद आ जाते हैं। मेरे को जरूरत काम की थी और उनको जरूरत वकील की थी, और कोई था नहीं, दीवानी केस हो, क्रिमिनल केस हो और रेवेन्यू के केस हो, कोऑपरेटिव के केस हो, ये सब केसेस मेरे को मिलना चालू हुआ। मतलब मेरे को पहले महीने से दूसरे महीने से ये फील नहीं हुआ कि मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास दिल्ली का बचा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा एहसास नहीं हुआ। जयपुर में मेरे को मकान में रहना पड़ रहा था, खर्चा करना पड़ रहा था, लेकिन उस समय मैं अकेला ही था। शुरू में मैं आपको बताऊं, मैंने 6 महीने वहां पर साइकिल चलाई है। मई 78 से लेकर के दिसंबर 78 तक 6-7 महीने साइकिल से ही मैं अपने बॉस के ऑफिस, मैंने एक ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था सीनियर का, दवे साहब का, और वहाँ जाना, हाईकोर्ट जाना आना, तो ये सब उस समय मैंने बहुत मेहनत की। करने के बाद दिसंबर 78 में मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे। मैंने एक विजय सुपर स्कूटर खरीद लिया था 6-7 महीने के बाद। दिसंबर 78 में मेरी शादी भी हो गई थी। तो मेरा जो रूटीन जो चल रहा था दिल्ली के अंदर, मतलब उनके सौभाग्यमल जी के, मेरे मौसा जी के घर पे जाना, उनके साथ गाड़ी के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फिर पूरा काम करके फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ इवनिंग लॉ सेंटर, फिर घर पे, फिर खाना और फिर पढ़ाई करना, फिर सोना, ये सब काम मैं कर रहा था। इसी प्रकार से जयपुर शिफ्ट होने के बाद भी मेरे को वही जाकर के टोंक में जाना, केसेस लेना और करके, अब उसमें कोई बात नहीं थी। अब आजकल तो खैर जो केसेस फिर मेरे पास आते गए, वहाँ पर क्या था, मेरे को एक बेनिफिट ये और मिला कि वहाँ पर रेवेन्यू केसेस के लिए रेवेन्यू प्लेट अथॉरिटी अपीलों की, जो एसडीओ के कलेक्टर की जो अपीलें होती थी, उसकी रेवेन्यू प्लेट अथॉरिटी टोंक में नहीं थी, उसकी जयपुर ही लगती थी। जैसे कोऑपरेटिव के केसेस की कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी की अपीलें रिवीजन की, वो सब जयपुर में लगती थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट के केसेस के साथ साथ वो भी केसेस दिए। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, वो भी ट्रिब्यूनल है ना जयपुर में लगती थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट के केसेस के साथ साथ वो केसेस भी देना चालू कर दिया, वो मिलने लगे। तो मेरे पास चूंकि विजय सुपर मेरे पास स्कूटर हो गया था, हाई कोर्ट का काम निपटा था, फिर कभी एमएसएटी एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, कभी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, कभी कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के यहाँ, कोऑपरेटिव मिनिस्टर के यहाँ पर, और रेवेन्यू प्लेट अथॉरिटी में। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे पास 1 साल के अंदर 125 केसेस हो गए थे, जो कभी मतलब जूनियर वकील के पास नॉर्मली नहीं होते। इसका बेनिफिट मेरे को इसलिए मिला कि वहाँ पर उस समय टोंक का कोई वकील नहीं था, और और सब मेरी मेहनत से भी प्रभावित थे। लोगों को ऑर्डर जाके दे रहा था, उनके सर्विस वहाँ कर रहा था। मेरे को ये था कि पैसे मैंने कभी तय नहीं किए, जो उन्होंने दिए ले लिए, मैंने कहा अभी मेरे को जमाना है, मेहनत करना है। तो वो उन्होंने मेरे को दिए गए, मैं काम करता गया, उनको रिजल्ट ला के देता रहा। एक दिन मेरे पास जयपुर में था, जब वहाँ के जो सीनियर एडवोकेट सिविल के थे सुजानमल जी लोढ़ा, उनका एक पोस्ट कार्ड मिला कि जे प्रिय नरेंद्र जी, आपने जिस प्रकार से ये इतने से कम समय में जो मेहनत की है, और आप जो इतने बढ़िया ऑर्डर करा करके इस केस में लाए और इसमें लाए, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। वो लेटर ऑफ अप्रिशिएशन मेरे को इतनी खुशी हुई कि इतने सीनियर एडवोकेट जो मेरे दादाजी की उम्र के हैं और जो नंबर 1 के वकील वहाँ के हैं, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट करके दिया राइटिंग के अंदर। मैं गया जब नहीं बताया, लिख करके उन्होंने भेजा। तो ये सब चीज़ें मेरे को वास्तव में एनकरेज किया। अब एनकरेज करके मैंने इस प्रकार से काम किया वहाँ पर हाई कोर्ट और जो दूसरे जगह थे। अब चूँकि काम तो करना ही था, और उसका बेनिफिट एक दूसरी जगह का मेरे को ये भी हुआ कि रेवेन्यू प्लेट अथॉरिटी के बाद में, रेवेन्यू बोर्ड के बाद में उसकी रेट हाई कोर्ट में होती है, वो केस मेरे को मिले। एमएसएटी के जो एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की अपीलें होती है वो हाई कोर्ट में होते हैं, वो केस मेरे को ही मिले। कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के वो केस मेरे को ही मिले। और चूंकि मेरी उनके फैक्ट्स पे, लो पे कमांड हो गया, सब जवानी याद हो गए, तो चाहे रिट हो चाहे अपील हो, लो तो वही है। तो मेरे को मेहनत मिलके कम करनी पड़ी जब वो हाई कोर्ट में केसेस आए। तो कुल मिलाकर के जब आदमी मेहनत करता है तो लेबर नेवर गोज वेस्ट। मैं ये एक मानता था कि आदमी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई क्लाइंट आए, उनको राय दी, पूरा केस देख करके राय के कोई पैसे नहीं लेते थे, कहा सही राय देते थे, यार तुम्हारे केस में दम नहीं है, तुम वापस जाओ, कि तुम्हारा केस है करेंगे।
और तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन के हैं, यार अब करो तो तुम हो जाए तो फीस दे देना वरना मत देना। वो बेचारे गांव के कई आदमी गरीब भी होते थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने इस प्रकार से हमने वकालत के जो शुरू के जो दिन थे वो हमने इस प्रकार से निकाले। और निकाल करके एक दिन ऐसा हुआ कि वह रहते रहते हमने हमारे जो सीनियर थे वीएस दवे साहब, वो 1984 में जज बन गए थे राजस्थान हाई कोर्ट में। लेकिन उस वकालत के दौरान आपने सुना होगा 81-82 में जयपुर में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। मैं डेली उनके ऑफिस जाता था, उससे जाते थे कि अपने स्कूटर से। लेकिन उस समय 3 दिन तक लगातार बरसात थी, सैटरडे संडे का भी टाइम था। लेकिन हमारे बॉस को भी मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि नरेंद्र जरूर आएगा। बरसात शाम को जो ही कम हुई हमने स्कूटर उठाया चल दिए। वो एमआई रोड से कोई ज़्यादा पानी वहाँ पर उस समय नहीं भरता था, दूसरे इलाके में ज़्यादा था। तो वो जाते उन्होंने कहा मेरे को पता था तू जरूर आएगा। और वास्तव में मैंने देखा कि केस निपटाने के बाद में मतलब पढ़ने के बाद में उनके पास जब भी टाइम मिलता था वो बैठता था। तो बैठने का ये फायदा होता था कि जब भी फुर्सत में बैठो सीनियर के पास बैठना चाहिए, मैं सबको यही कहूँगा। उससे वो अपना एक्सपीरियंस सुनाते थे, इस केस में ऐसा किया, इस केस में ऐसा किया, उस जज ने ऐसा किया, मैंने फिर क्या बोला और वास्तव में रिलीफ कैसे मिली। तो एक आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो उनके एक्सपीरियंस की थी, जो उन्होंने मेरे को कई किताबें बताई कि पढ़ो, जो सीनियर एडवोकेट्स की बायोग्राफी वगैरह है वो लिखने से उनका एक्सपीरियंस उसमें आता था। तो कम उम्र में ज़्यादा एक्सपीरियंस आप कैसे गेन करो, वैसे तो उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने सीनियर्स के पास बैठोगे फ्री में, वो आपको जो बात करेंगे बताएंगे, और एक आप किताबें पढ़ो। तो वो जब भी आपको टाइम मिले तो केस का काम पहले प्रायोरिटी का, क्योंकि क्लाइंट को पहले करना। तो ये सब चीज़ें मैंने की। अब करने के बाद में चूँकि हमारे बॉस दिल्ली में भी खुश थे और यहाँ भी जयपुर में भी खुश थे, उनका भी आशीर्वाद मिला, टोंक वाले भी वकील सब मेरे से खुश थे। फिर उनके कॉन्टेक्ट वाले हमारे रिश्तेदार दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस में आने लगे। फिर जो मेरे पास हाई कोर्ट के केस बढ़ते गए, मैंने दूसरा केस थोड़ा कम किया। और फिर 1984 में फिर क्या हुआ, जब हमारे बॉस वीएस दवे साहब हाई कोर्ट जज बन गए, तो चूंकि वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो है ईपीएफ का, उसके वो स्टैंडिंग काउंसिल थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेबर डिपार्टमेंट में। उन्होंने जज बनने के बाद में मेरा नाम स्टैंडिंग काउंसिल में डाल दिया। कमिश्नर उनसे मिलने आए तब कॉन्ग्रेचुलेशन देने जज बनने पर, तो उन्होंने कहा आप ये नरेंद्र आपका काम कर लेगा, ये बहुत मेहनती है। तो उन्होंने मेरे को अपॉइंट कर दिया। तो मैं 1984 के अंदर मेरी 6 साल की वकालत हुई थी। मैं स्टैंडिंग काउंसिल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट बन गया जयपुर हाई कोर्ट में। मेरे को केसेस मिलना चालू हो गया, पेंडिंग केसेस आ गए। मैंने काफ़ी केसेस उनके ऑफिस में रहते हुए किए हुए थे, एक्ट मैंने पढ़ा हुआ था, तो मेरी अपीयरेंस और ज़्यादा चालू हो गई। तो फिर उसके बाद में उनके रेफरेंस वाले जितने वकील थे जिन्होंने उस ऑफिस में रहते हुए मेरी मेहनत देखी हुई थी, वो वकील जो उनके क्लाइंट थे वो मेरे बनने लग गए। फिर जो मेरा हाई कोर्ट का काम बढ़ा, फिर मैंने एमएससीटी के केसेस और ट्रिब्यूनल के केस, रेवेन्यू प्लेट अथॉरिटी के केसेस लेना बंद कर दिया। मेरे दिमाग में आ गया कि अब मैं इन क्लाइंटों के साथ जस्टिस नहीं कर सकता, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो वास्तव में फिर मैंने लेना भी बंद कर दिया। जो केसेस थे वो थोड़ा निपटा करके और ट्रांसफ़र करके मैंने फ्री हो गया। फिर मैं एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट के अलावा मैं कहीं के केस नहीं लेता था और काम भी मेरे पास काफ़ी हो गया था। काम देखते देखते जो जजेज भी देखते हैं कि कौन नया जो यंग वकील है, कौन मेहनत करता है, कौन सिंसियर है, कौन सा मतलब कैसा इसका प्रेजेंटेशन है, कैसा नहीं है, उसके हिसाब से वो बहुत मायने रखता है। आप और ये चीज़ें हमने दवे साहब से भी सीख ली थी और बाकी अपने एक्सपीरियंस है वहाँ दिल्ली में हमने सीख ली थी। सीनियर एडवोकेट्स की सबकी अपीयरेंस, अटॉर्नी जनरल उस समय निरंड थे, उनकी अपीयरेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखी हुई थी। सौभाग मिल जी साहब जो मेरे मौसा जी थे, उनके साथ डॉक्टर एल.एम. सिंह भी सीनियर एडवोकेट थे, जो अभी अभिषेक मनु सिंघवी हैं सीनियर एडवोकेट, उनके फादर, उनकी अपीयरेंस वगैरह ऐसा कोई सीनियर एडवोकेट ने जिनकी नहीं देखी हो, वो मैंने सबका मेरे को पता था कि कैसा प्रेजेंटेशन है, कैसे माय लॉर्ड मिलोड वगैरह बोलते हैं और जज के मूड को देख करके प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस का दिल्ली वाला मेरे को
वहाँ पर जयपुर में मिला, और कि उसी के हिसाब से फिर वो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब जो MC जैन साहब थे, उन्होंने चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ने एक पैनल मांगा था, उनको केट में एक स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट करना था। उन्होंने पैनल में मेरा भी नाम दे दिया, 3 वकीलों का नाम दिया था। चीफ कमिश्नर ने तीनों का वो लेकर के हमको अपॉइंट कर दिया। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के साथ, प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ, वो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल भी मैं 90 के अंदर ही हो गया। बाद में राजस्थान गवर्नमेंट के पैनल बने थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो एडवोकेट जनरल साहब ने सबकी एप्लीकेशन मांगी थी, हमने भी दे दी थी। तो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट में मेरे को पैनल लेयर बना दिया। तो पैनल लेयर में बन गया, 15 वकील थे, लेकिन आप ताजुब करेंगे 70% केसेस मेरे पास थे मेडिकल डिपार्टमेंट के। कारण कि मैंने जो भी ऑफिसर इंचार्ज आया, पहले दिन ही मैंने उसके सारी ड्राफ्टिंग वगैरह करके उसको फ्री कर देता था, और कोर्ट में कभी मिस नहीं हुए मेरे पास। मतलब फिर तो मुंशी भी हो गया था, 2-3 जूनियर वकील भी हो गए थे, सबको मैं एडजस्ट करता था, भेजता था, कोई केस डिफॉल्ट में खारिज नहीं हो, इस प्रकार से देखता था। कई बार एक कोर्ट में फंस गया, टाइम लग गया, दूसरे कोर्ट में नंबर आ गया, अटेंड करना जरूरी होता है। जूनियर वकील जाकर कर भी दे भाई पास ओवर है, तो हमने चूंकि कोर्ट को कभी अवॉइड नहीं किया, उनको पता था कि ये कहीं न कहीं बिजी होगा, वरना कई लोग कई जजेज एडजस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि यार ये वकील केवल है ना एडजमेंट लेना चाहता है। लेकिन हमारा कभी ऐसा था नहीं, जो ही फ्री हुए जाकर के बहस कर ली, तो एडजस्टमेंट भी मिलता था। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में मैंने उस समय मैंने ये पाया, और मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट के केसेस भी मैंने काफ़ी जीत करके गवर्नमेंट को दिए, वरना नॉर्मली गवर्नमेंट के केसेस इतना जीतते नहीं है। मैंने गवर्नमेंट के ऑफिसरों को, सेक्रेटरी को, एडवोकेट जनरल को कहा, मैंने साहब गवर्नमेंट केवल इसलिए आती है कि उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलती, प्रॉपर फाइलें ला करके नहीं देते, लेकिन मैंने मंगवा ली और रिप्लाई पेश कर दिया टाइम से। जज के पास यदि फैक्ट्स पहुंच गए तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आर्बिट्रेरीनेस गवर्नमेंट में होती है, अदरवाइज में रूल के हिसाब से काम होता है, लेकिन आप बता नहीं पाते हो तो केस खिलाफ हो जाता है। तो अब मैंने जब सारी चीज़ बता दी, तो मैं तो बहुत 90% केस जीतता था, और जीतने की वजह से 15 में से मैं 70% काम मेरा अकेले के पास था। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट, इसी प्रकार से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मेरे को पैनल में ले लिया। अपेक्स बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक था, उन्होंने मेरे को पैनल में ले लिया। जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक मेरे जानने वाले थे, उनके जयपुर में कई केसेस चलते थे, उन्होंने मेरे को स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया। ये सब कारण था एक सिंसियरिटी का, मेहनत का, कि सबको टाइमली आप मेहनत करके ड्राफ्टिंग करके दे दो, केसेस अटेंड कर लो और रिजल्ट आप उनको दो, और जो वायदा कर लिया आपने बोल दिया उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। आपका जिस तरीके से सर, चूंकि आप माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस रहे और उसके बाद आप आयोग में भी गए, आपने जो जितनी मेहनत की थी आम आदमी को सहज न्याय उपलब्ध कराने के लिए, आपकी यही मेहनत काम आई। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो काम आप करते थे उसको देख के माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको हाई कोर्ट में अपॉइंट किया, और उसके बाद आपकी वही मेहनत का नतीजा है कि आपको 2 राज्यों में ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसा, जो पूरी मानव जाति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका चेयरमैन पद बना दिया। देखो, वकालत में रहते हुए चूंकि चीफ जस्टिस और नंबर 2 और 3 वो नाम रिकमेंड करते हैं, तो उन लोगों ने 2004 में फिर हमसे बायोडेटा लिया, हमारा नाम रिकमेंड किया, और 2004 में 2 सितंबर 2004 को मेरे को राजस्थान हाईकोर्ट का परमानेंट जज अपॉइंटमेंट कर दिया। अभी जूनियर जज थे जब तक, तो डीबी में बैठते थे साथ में, सिंगल बेंच में भी कर चीफ जस्टिस को वही रोस्टर देते हैं, तो उनको पता था ये सब केस किए हुए हैं इसने, कि सिविल भी, क्रिमिनल भी, रिट्स भी। तो हमने सिंगल बेंच में भी, डबल बेंच में भी हमने काफ़ी केस निपटाए। जो सीनियर बनते गए, फिर कई कमेटियों में हम आ गए, वहाँ कमेटियों के मेंबर रहे, फिर चेयरमैन भी बने, फिर उसके बाद में मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हो गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी का जब चेयरमैन हो गया राजस्थान का, तो मैंने उस समय चालू किया न्याय आपके द्वार। तो उस समय मैंने जो केसेस वहाँ लगवाना चालू किया और लोक अदालत वगैरह लगवाई, और लोक अदालत के साथ में आप देखिए जून में पूरी छुट्टियाँ होती है, समर वेकेशन, लेकिन मैंने पूरे जून के अंदर 2 साल एक भी छुट्टी नहीं ली। हर पूरे जिले के अंदर केसेस, न केवल केसेस का लोक अदालत का दिखता था, बल्कि साथ में एडीआर बिल्डिंग
का लाना, बजट लाना, बनवाना, उनके इनॉग्रेशन भी गए, चीफ जस्टिस को भी साथ लेके गए, वहाँ के इंस्पेक्टिंग जज जो यहाँ पोर्टफोलियो जज बोलते हैं उनको साथ लेके जाता था। तो वो सारा काम मैंने किया। छुट्टी हम जानते नहीं थे क्या होती है। मैं 10 साल में आपको बताऊं, मैंने एक मेडिकल लीव नहीं ली, एक मैंने PL नहीं ली, प्रिविलेज लीव, बल्कि जो 14 नॉन सिटिंग मिलती है CL, उसमें से मैं केवल 2-3 मैंने हर साल लिए। मेरे बेटे की शादी हुई मेरी जब 2006 में, तो मैंने कुल मिला करके 2 दिन की छुट्टी ली थी। शनिवार इतवार उसमें शामिल हो गया। मॉर्निंग आवर्स थे, मई में शादी थी, तो 1 बजे के बाद में टाइम मिल जाता था। शनिवार इतवार पहले वाला, शनिवार इतवार बाद वाला, 2 दिन की छुट्टी ली केवल। मतलब ये नहीं है कि छुट्टी ले बची है तो छुट्टी ले लो, लेकिन काम कार्य प्रभावित होता है, बहुत कार्य प्रभावित होता है। चीफ जस्टिस को दिक्कत होती है, दूसरे क्या फाइलें भेजते हैं, एक कोर्ट में 100, 150, 200 केस लगते थे। और मैं आपको बताऊं साहब, जजी करना कोई इतना आसान नहीं है। जज में भी वकील की तरह, बल्कि वकील से ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। 100-150 केसेस है, उनके 5-7 बस्ते घर पे आते थे। रात को फाइलें पढ़ना, सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके मैं फाइलें पढ़ता था, क्योंकि दिन भर फिर 10 से 5 कोर्ट लगाते, वहीं पर कोर्ट वो डिक्टेशन देते, वहाँ पर शाम को फिर 5 से 7 तक करेक्शन करते, 7 से 8 तक फिर जजमेंट लिखाते, लिखाने के बाद 8 बजे आते, घर खाते, घर पे खाना खाते, उसके बाद में फिर करेक्शन देखते थे। कि कमी क्या है। हाँ, वो करेक्शन करना पड़ता था ना, ऐसे तो साइन जाना करना पड़ता है। तो जजी में भी मैंने बहुत मेहनत की। मैंने जब वहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट से जब मैं चीफ जस्टिस बन के वहाँ सिक्किम हाईकोर्ट गया, तो आया 42,000 केसेस मैंने वहाँ डिसाइड किए 9 साल के अंदर, जिसमें 22,000 केस तो स्पीकिंग ऑर्डर वाले थे और 20,000 इंटरिम ऑर्डर वाले थे। वो भी मेरे काफ़ी स्पीकिंग ऑर्डर थे, इंटरिम ऑर्डर भी, जो 5-7 पेज से कम नहीं थे। बाकी मैंने 120 पेज के भी फैसले दिए, कई ये मतलब एक्सीलरेटेड सीनियरिटी वाले और मर्डर केसेस के अपीले वाले। ये कोई जजमेंट मतलब छोटा मोटा तो होता नहीं, तो उसमें भी मैंने बहुत मेहनत की। मेरा कोई जजमेंट 1 सप्ताह से ज़्यादा रिजर्व नहीं रहा। जो मैंने सुन लिया 7 दिन के अंदर मैंने उसका फैसला सुनाया था। एक अपील का मेरे को पता है, सिविल अपील का, जिसमें 4 सप्ताह लगे थे। उसका कारण भी ये रहा कि लगातार मैं 3 वीक शनिवार इतवार बाहर रहा लीगल सर्विस अथॉरिटी के काम से, और फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी बन गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव जज के भी कई काम रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम हो चाहे लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम हो, रेगुलर कोर्ट चलानी पड़ती है। रेगुलर कोर्ट, उसके अलावा काम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। इससे हटके तो उसके लिए हाँ, कोर्ट तो आपको तो 10:30 से 4:30 के टाइम है, वो तो आपको बैठनी है। ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम करने लग गए या लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम करने लग गए। तो उनके साथ में उनको काम करना पड़ता था, और वही डिक्टेशन का, करेक्शन का, इनका सारा काम चलता ही चलता था। लेकिन उस समय तक काफ़ी सीनियर भी हो गए थे, टिप्स पे आ गए थे, सब्जेक्ट पे पूरा कंट्रोल में था। दो आप पढ़ना भी आता था कि 1-2 मिनट में पार्टी की फाइल कैसे पढ़ी जाती है, और टू दी पॉइंट कैसे एक वकील से बात करनी है, कैसे क्वेरी लेनी है, यंग एडवोकेट्स को कैसे थोड़ा सा इनकरेज भी करना। यदि कुछ उसको नहीं आता तो उसको एक क्वेश्चन दे करके दूसरे दिन की डेट देना, भाई तुम अभी इस पर तैयार करके आओ। मतलब नए बच्चों को सिखा, ट्रेंड भी करना पड़ता है। सहजता से न्याय कैसे मिलता है। हाँ, मेरे कोर्ट में कोई भी वकील आता था, वो होमली एटमॉस्फेयर रहता था, तो किसी को आते हुए कोई टेंशन में नहीं आता था, डर से नहीं रहता था। वो जानता था जैन साहब के कोर्ट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि कुछ समझ में नहीं भी आएगा और कुछ बात होगी तो टाइम ले लेंगे, तो इजीली मिल जाएगा, सेकंड डे बता देंगे। उनके कोई क्वेरी सेटिस्फाई भी नहीं कर पाए तो। और देखिए, न्याय जब देना है तो वकील का तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो नहीं होगा, अपील के लिए राय दे देगा। लेकिन बेचारा सफरर कौन होता है? सफरर होता है बेचारा, क्लाइंट होता है उसका। और कोई हर आदमी तो पैसा वाला नहीं होता, हर आदमी के पास खर्चा करने की शक्ति नहीं होती। कई ऐसे भी होते थे जिसमें हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी से वकील करवाए, तो जिससे उसका पैसा नहीं लगे। कई एप्लीकेशंस ऐसे आती थी गरीबों की, तो हमने पैनल बना रखा था लीगल सर्विस अथॉरिटी से वकील देने का, और देते थे उस खर्चा भी, फीस भी वकील की, सब वो वहाँ से देते थे लीगल सर्विस अथॉरिटी से। तो इस प्रकार से न्याय गरीबों को भी
हम देते थे। सर, जैसा आपने न्याय आपके द्वार किया, ऐसा जब आप माननीय मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के या दूसरे राज्य में आयोग के चेयरमैन बन के आपने आयोग को पहुंचाया ग्रामीण क्षेत्रों तक, जैसा मध्य प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले, तो ये परिकल्पना आप सिक्किम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे तभी आपके उसमें आई थी कि लोग भटकते, हर आदमी राजधानी नहीं आ पाता है, तो आप उन तक पहुंचने की ये कैसे परिकल्पना आई, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, मैं देखो इसका मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने 30 अप्रैल और 2018 को यहाँ पर ज्वाइन किया था मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो यहाँ देखा 53 डिस्ट्रिक्ट है, 8-9 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर आदमी तो पैसा वाला नहीं होता। हमारे यहाँ एप्लीकेशंस कंप्लेंट्स जो आती हैं वो बाई पोस्ट भी आती है, पर्सनली भी सबमिट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 काम चालू किए। मैंने क्या किया कि जब आदमी आपके नाम से आप पे विश्वास करके आयोग में आ रहा है तो आप उसको सुनना चालू करो। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम उसको समझा करके, यदि नहीं होने वाला होता है तो समझा करके भेज देंगे, उसको समझ में आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है जो लिखना भूल जाता है या वो उसको पढ़ने से पूरा चीज़ समझ क्लियर नहीं होती, तो वो बोलने से हो जाती है। तो मैंने पर्सनल अपीयरेंस चालू करी। मैं खुद सुनता था, या मानव अधिकार आयोग में कोर्ट लगाते हैं, कोर्ट रूम अलग से बना रखा है, सिंगल बेंच के केसेस भी, डबल बेंच के केसेस भी। साथ में फिर मैंने देखा कि कई लोग बेचारे अब भी कैसे आएगा अलीराजपुर से, कैसे आएगा अपने रीवा से, सतना से। तो मैंने देखा कि अपने महीने में एक बार कोर्ट अपने वहीं लगाओ। तो मैंने चालू किया फिर वहाँ पर कोर्ट लगाना। 18 के अंदर ही मैंने चालू कर दिया था। और चालू करके मैंने एक महीने में एक मैं वो डिस्ट्रिक्ट फिक्स कर दी। और वहाँ पर 15 दिन पहले हम प्रोग्राम भेज देते थे कलेक्टर, एसपी वगैरह को, और केसेस की लिस्ट भेज देते थे। और 2 दिन लगातार अखबार में, लोकल में हम न्यूज़ देते थे कि पेंडिंग केस, लंबित केसेस और नए केसेस की सुनवाई उस जगह इतने बजे होगी। तो ये आयोग आपके द्वार, ये मेरे जब दिमाग में आया तो मैंने कैंप कोर्ट लगाना चालू किया। उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ के 50 पेंडिंग केस हम लेके जाते थे, लेकिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख करके, नोटिस देख करके डबल आदमी हमारे पास वहाँ आते थे। 100 लोग इकट्ठे होकर के, और नए केसेस। हमारा जो प्रोग्राम 11 से 1 बजे तक का, 1:30 बजे तक का होता था, वो हमको 3-3, 4-4 बज जाते थे। हम लंच भी 1 के बजाय 4 बजे करते थे। तो मैंने लगभग 18-19 के अंदर करीबन 18-20 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने कैंप कोर्ट लगाई और सैकड़ों केसेस तय किए, और लोगों को बहुत रिलीफ मिली। और कई कंप्लेंट्स जो आती थी, कोई कलेक्टर से रिलेटेड, कोई एसपी से रिलेटेड, कलेक्टर एसपी सामने रहते थे, उनके जितने भी सबॉर्डिनेट थे वो सब बुला करके रखते थे। सीएमएचओ रहता था, एजुकेशन ऑफिसर रहता था, ग्रामीण वाले रहते थे, रूरल वाले, पंचायत वाले, सब जो ही कंप्लेंट आई, इसमें आपको क्या कहना है, इसमें आपको क्या कहना है, वो तुरंत टेलीफोन से कंसर्न ऑफिसर को बुला करके, और हमको वहीं पे रिपोर्ट, पहले जबानी, जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट दे करके। मैंने कहा भाई ये ऐसे ही होने वाला है, तो उन्होंने इंस्टेंस भी एट दिस वहीं पर उसको डिसाइड भी किया, वो भी किया, बेनिफिट भी मिला। लेकिन अब मार्च 20 से और अभी मार्च 21 तक, आपको पता है कोरोना की वजह से जाना पॉसिबल भी नहीं था और भीड़ भी इकट्ठे नहीं कर सकते थे। अभी जब गए महीने के अंदर जब केसेस कम हो गए कोरोना के, तो फिर हमने सोचा भाई अब कई डिस्ट्रिक्ट बच चुकी है, और पहले हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। रिपोर्टें जो 1-1, 2-2 साल तक नहीं आती थी, उस डिस्ट्रिक्ट में हम जब जाते थे, प्रोग्राम पहुंचता था, 100% रिपोर्ट्स हमारे पास एडवांस में या फैक्स से आ जाती थी, ईमेल पे आ जाती थी, और बची हुई 2-4 रह भी गई तो वहाँ जाते ही मिल जाती थी। तो मैंने अभी एक बेंच अभी लगाई मंदसौर में, अभी मैं 28-29-30 में जाके आया, लास्ट मंथ की 30 जुलाई को मैंने फिक्स की थी। अब देखिए वहाँ के कई केसेस थे, लेकिन हम सेलेक्टेड केसेस लेके गए थे 20-22। वो इसका कारण क्या था, 50-60 केस थे वहाँ के पेंडिंग, लेकिन हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इस रीजन से कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। हमने भाई, मैंने कहा कोरोना के जितने नियम है पालन करना पड़ेगा। पालना मतलब आपको बिल्कुल मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी है, और सैनिटाइजर्स भी काम में लेना है। ये हमने कलेक्टर एसपी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे।
तो उस वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। 3-4 केस ऐसे थे कि एक केस 2 केस ऐसे थे जिसमें कोई राजस्थान कोटा के 2 आदमी या मंदसौर में कोई झील है वहाँ आए थे, पैर फिसलने से उनकी वो उसमें गिर गए झील में, उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर उन्होंने केस अप्लाई किया कंपनसेशन के लिए, तो वो मिला नहीं था कोटा में कि भाई ये मध्य प्रदेश का मामला है। उन लोगों ने यहाँ लगाया तो 1.5-2 साल से उनका रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही थी, पेंडिंग नहीं था। मैंने कहा भाई ये तो आपके नियमों के हिसाब से देना ही है 4-4 लाख रुपए। तो हमने जो ही वहाँ का नोटिस दिया कि हम आ रहे हैं, आप ताज्जुब करेंगे 23 तारीख को ही पैसा सेंक्शन करके और सारा केस उनका अलाउ करके और उनको पेमेंट उनको बैंक में भेज दिया। हम वहाँ गए तो वो सीधा उन्होंने कंप्लेंट हमको दी, तो दोनों आदमियों को 4-4 लाख मिल गए। एक केस ऐसा था जिसके अंदर इसी प्रकार का कंपनसेशन का था, उसका भी उन्होंने उसी दिन फैसला करके और 4 लाख उनके जमा करवा दी। एक केस ऐसा था जिसमें बिजली की लाइन जा रही थी घर से, उसकी आवेदक की माँ कपड़े सुखाने जा रही थी, करंट आ गया और वो मर गई। अब चूंकि वो उनकी गाइडलाइंस में नहीं आ रहा था, रूल्स के अंदर, नियमों के अंदर नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने जब हमने हमारा देखा तो उन्होंने शासन से रिकमेंड करके और 50,000 का रिकमेंड किया था, उन्होंने 30,000 रुपये सेंक्शन किए। कैसा भी रूल में नहीं आता, फिर भी इसको सहायतार्थ हम दे रहे हैं। फिर मैंने कहा भाई ये, हम जब वहाँ पहुँचे मैंने यार 30 तो काफ़ी लगता है, कम लगता है, आपके पावर्स में है। मैंने कहा रेड क्रॉस सोसाइटी के आप अध्यक्ष हो, तो मैंने कहा तो आपका डिस्क्रिप्शन है गरीब को न्याय देने का और पैसा देने का, तो क्यों नहीं आप थोड़ा सा इसको और इमदाद करो, 20,000 और बढ़ाओ। वो कलेक्टर वहाँ के जो मंदसौर के थे उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट करके और इंस्ट्रक्शंस दी और 20,000 रुपये वहीं पर चेक मंगा के हमारे हाथ से उसको दिलवा दिया। तो ये देखो, ये फ़ायदा है वहाँ का। जो काम 1.5 साल से नहीं हो पा रहा था वो हमारी एक सेटिंग से, हमारे एक नोटिस से वहाँ हो गया। तो इसके ये फ़ायदे थे, तो वो फ़ायदा हमको पहले देखा हुआ था। अब आगे उम्मीद करते हैं, देखिए कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमको पता नहीं तो यदि कोरोना के केसेस कम रहे उसको उससे कम कर हो रहा, मेरे को दो वो, तो यदि सब रहा सही, तो यदि सब सही रहा तो हम दोबारा फिर ये आयोग आपके द्वार जो हमने सोच रखा है उसके तहत दूसरी जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हम कैंप कोर्ट लगाएंगे और यहाँ के मध्य प्रदेश की गरीब जनता को न्याय देने की कोशिश करेंगे। इससे यहाँ आने से पहले मैं सिक्किम हाई कोर्ट का जब चीफ जस्टिस था तो वहाँ क्या था कि राजस्थान के जितने केसेस थे उसके मुकाबले में वहाँ कोई केस नहीं था। तो वहाँ मेरे को महीने 15 दिन तो ये लगा कि यहाँ क्या काम करना, जिसने इतनी मेहनत की हो, इतने केस तय किए हों और उसको कह दे कि अब ये लिमिटेड केस करो, तो बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन वहाँ माहौल ही ऐसा था, हमारी सीनियरिटी के हिसाब से हमारा नंबर वहीं आ रहा था चीफ जस्टिस का, और चीफ जस्टिस बनना एक बहुत बड़ी बात है, तो हम एक्सेप्ट करना ही था। तो हम वहाँ गए रहे। जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो वहाँ के सीएम ने कहा था आपको हम जाने नहीं देंगे, अब आप हमारे यहाँ 1.5 साल से पोस्ट खाली पड़ी है, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में ले लें, बाहर से कोई आदमी आता नहीं है। अब चूँकि आप यहाँ रह चुके हो तो आप ये ज्वाइन करो। मैंने कहा भाई आप तुरंत कर देंगे तो मैं रह जाऊँगा, एक बार चला गया तो पता नहीं आऊँगा। उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपने रिकमेंड करके गवर्नर ने वारंट जारी कर दिया, हमने ज्वाइन कर लिया। वहाँ 3-3.5 साल तक हम करते रहे। वहाँ काम थोड़ा कम था, राजस्थान के मुकाबले, मध्य प्रदेश के मुकाबले तो वहाँ मतलब 1% भी काम नहीं था। लेकिन वहाँ की जनता थोड़ी शांत भी है, वहाँ दूसरे नेचर के केसेस हैं, यहाँ दूसरे नेचर के केसेस हैं। वहाँ साल भर में 2 मर्डर अपील नहीं होती, मतलब साल भर में कोई 600 FIR नहीं होती। यहाँ पर जयपुर मैंने देखा था आज से 15 साल पहले, एक जयपुर सिटी के अंदर एक दिन में 75 FIR होती थी। पूरे राजस्थान के, यहाँ मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ो आप, जहाँ पर हजारों में होती है। और मैं खुद देखता हूँ पुलिस के खिलाफ हमारे मध्य प्रदेश आयोग में कम से कम भी नहीं तो एक साल में हमारे पास 10,000 केस होते हैं, उसमें से 40% केसेस तो पुलिस के खिलाफ ही होते हैं। तो यहाँ की वर्किंग वहाँ की वर्किंग में थोड़ा सा फर्क था। लेकिन 3-3.5 साल हमने काम किया, लेकिन फिर बाद में मध्य प्रदेश का भी बन गया, तो 1.5 साल का टर्म मेरा ऐसा रहा कि मैं सिक्किम का और मध्य प्रदेश का दोनों का मैं चेयरमैन रहा। अब वो 19 के अंदर वहाँ का टर्म पूरा हो चुका था,
तो अब उसके बाद मैं एक्सक्लूसिव यही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने आयोग आपके द्वार वाला जो मेरे दिमाग में जो आई परिकल्पना, वो इसीलिए आई कि गरीबों के घर तक कैसे पहुंचो। वो बेचारा आने जाना 3 दिन खराब होते हैं सब। हम कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते हैं, उनके भी 3 दिन खराब होते हैं। वो वहाँ बैठ करके जनता का काम करें, उसकी सेवा करें, उसके बजाय आने जाने में ट्रेवलिंग में अपना टाइम खराब हो जाता है। उससे उसको फर्क पड़ा। यूं ही कोई शख्सियत नहीं बनता है। शख्सियत बनने के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिक्किम राज्य के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन और राजस्थान हाई कोर्ट में जज, फिर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रहते। न्याय आपके द्वार, आयोग आपके द्वार। आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए निरंतर अगर संघर्ष करने के में आज सफल हुए हैं जस्टिस श्री NK जैन साहब, तो उसका वजह सिर्फ ये है, कड़ी मेहनत की है आपने, शिद्दत के साथ मेहनत की है और आम आदमी को न्याय मिले। लोग कहते हैं कि सफलता सिर्फ ऐसे लोगों को मिलती है जो बहुत ऊंची फैमिली से होते हैं, लेकिन एक राजस्थान के एक टोक के छोटे से गांव के आप रहने वाले और वहां से शिद्दत के साथ मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके, जिस तरीके से आपने बताया, कल्पना से परे होता है कि इतनी भी मेहनत कोई करता है, और लेकिन मेहनत करने वालों को ही मंजिल मिलती है। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना संदेश क्या देना चाहेंगे कि क्या करें, जिस तरीके से आप प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं देश में, क्या ऐसा करें कि वो सफलता की मंजिलों को छू सकें? देखिए, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो जूनियर हैं, जो अभी अभी आई हैं, जिनको कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट को चुनना है, चाहे वो सर्विस में जाएं और वो चाहे वकालत में जाएं, चाहे जुडिशरी में जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। अच्छा है, कंपटीशन करें, लेकिन जहाँ भी काम करें वो समर्पित भावना से काम करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करें। और मेहनत का मैं आपको बता दूं कि लेबर नेवर गोज वेस्ट। आज हो सकता है आपने जो तैयारी की काम नहीं आए, लेकिन वो कल काम आ जाएगी, परसों काम आ जाएगी। और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे दिमाग में हमेशा हमारे एक सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि नरेंद्र, तुम ऐसा करा करो कि तुमको कभी भी ऐसा लगे ना कि यार ये इसमें क्या होगा, नहीं होगा, तो हिम्मत मत हारना। और एक डायलॉग याद रखना, हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। यदि जो आदमी हिम्मत करेगा, भगवान भी उसी की मदद करता है। जो कुछ काम ही नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, तो आप फिर कहोगे भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान उसी की मदद करता है जो वास्तव में मेहनत करता है। तो ये हमेशा मैं आज भी मैं याद रखता हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। तो और ये एक लेबर नेवर गोज वेस्ट। मेहनत आदमी की कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम आती है। तो हर आदमी को देखिए मेहनत करनी चाहिए। आप चाहे बिजनेसमैन भी हो, यदि आप दुकान खोल करके नहीं बैठेंगे और उस पर टिकेंगे नहीं, और आने जाने वालों को आप सिंसियरली ग्राहकों को अटेंड नहीं करेंगे, तो आप कैसे आप उसको आगे ले जाएंगे? आप सर्विस में भी हो, काम पूरा नहीं करोगे, आपका बॉस आपको चार्जशीट पकड़ा देगा। आप जुडिशरी में भी जा रहे हो, आप फाइल पढ़ के नहीं जाओगे, आप चाहे वकील हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, आप यदि फाइल पढ़ के नहीं जाओगे, दूसरे दिन आप उसको तैयारी से फैसला नहीं करोगे या बहस नहीं करोगे, तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। इमेज नहीं बनेगी तो आप किसी न किसी केस में आप उलझ जाओगे और अल्टीमेटली आपका वहीं ब्रेक लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें, चाहे वकालत हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, सब में मेहनत तो करनी पड़ती है, ईमानदारी रखनी पड़ती है। ईमानदारी से मतलब केवल पैसे के प्रति नहीं, भाई क्लाइंट आया तो उसकी आप जो फीस तय कर ली उससे ज़्यादा मत लो, लेकिन ईमानदारी काम के प्रति भी। काम के प्रति आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटा तो काम करो कम से कम। कुछ नहीं है तो आप वहाँ बैठो तो सही, आगे पीछे के पढ़ो। 1978 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर की तरफ से जो हमारी श्रीमती जी मधु जी हैं, उन्होंने हमको इतना सहयोग दिया कि घर के काम की हमको बिल्कुल चिंता नहीं रही। और आज मैं जानता हूं कि घर में किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होने के कारण मैं ज़्यादा मेहनत कर पाया। मुझे किसी प्रकार से घर की टेंशन नहीं थी। हमारे बच्चे भी हुए तो सारा उनकी भी देखभाल, उनकी पढ़ाई वढ़ाई का सारा काम यही करती थी। और आज मैं आपको फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि जितनी मेहनत मैंने की है उससे ज़्यादा मेहनत आज मेरे तीनों बच्चे कर रहे हैं, और वो तीनों ही अपने अपने फील्ड में पूरे सक्सेसफुल हैं।
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बताते हैं जस्टिस एन के जैन साहब। और हमारे जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए चाहे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं, यूपीएससी पीएससी की सर्विस में जाना चाहते हैं, जो कड़ा संघर्ष आपने किया है, जिस तरीके की परिश्रम की पराकाष्ठा को पार किया है, यही सफलता की मंजिल होती है, यही सफलता मिलती है। हमारे साथ, हमारे दर्शकों के बीच में हमारे साथ न्यायमूर्ति श्री एन के जैन साहब हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।